कर रहे थे क्रोमोसोमल म्यूटेशन बेटा, जिसको मैंने आपको फर्दर कहा था कि 2 टाइप की होती है. First of all, which involve change in chromosome number, and the second one is change in chromosome structure. क्लियर, जिसको आप क्रोमोसोमल एब्रेशन भी कहते हैं. तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को फर्दर हमने चेंज इन क्रोमोसोम नंबर के बेस पे चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड सेकेंड हमने पढ़ा था चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. पढ़ना है हमें चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. ये वाला आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ब्रीफ आइडिया दूंगी कि कैसे चेंज होता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. और चेंज इन क्रोमोसोम नंबर की बात करें, जिसको आपने न्यूमेरिक और जीनोमिक म्यूटेशन कहा था, जिसको फर्दर हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था बेटा, पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ माइटोजेनिक केमिकल्स होते हैं लाइक कॉल्चिसिन एंड ग्रेनोसन विच इन्वॉल्व इंक्रीज इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. जिसमें सेट्स इंक्रीज होते हैं, उसके लिए हमने एक और टर्म यूज किया था यूप्लॉइडी. तो जब सेट्स मोर देन 4, 5, 6 सेट्स होते हैं तब हम टर्म यूज करते हैं पॉलीप्लॉइडी. और जब सेट इंक्रीज हो रहे हैं तो उस टाइप के क्रोमोसोमल म्यूटेशन को आप क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी. तो यू कैन कॉल पॉलीप्लॉइडी इज अ पार्ट ऑफ यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक नंबर घटते बढ़ते हैं, या तो इंक्रीज होते हैं +-1 और +-2. मतलब या तो क्रोमोसोम नंबर 1 घट बढ़ रहा है या 2 क्रोमोसोम घट बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एन्यूप्लॉइडी. यहाँ तक हमने कल कर लिया था बेटा. तो टुडेस सेगमेंट वी स्टार्ट विद एन्यूप्लॉइडी. फटाफट रेस करूंगी, ये मैं कल बता चुकी हूँ आपको, जस्ट रिकैप कराने के लिए कि आज मैं टॉपिक कौन सा कंटिन्यू करा रही हूँ, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो टुडे सेगमेंट वी स्टार्ट विद एन्यूप्लॉइडी. व्हाट डू यू मीन बाय एन्यूप्लॉइडी, और यू कैन कॉल न्यूमेरिक क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसको आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था. तो आज का सेगमेंट जो है स्टार्ट होता है बेटा एन्यूप्लॉइडी से. तो टुडे वी स्टार्ट अवर टॉपिक विद एन्यूप्लॉइडी. हाउ कैन यू डिफाइन एन्यूप्लॉइडी, क्या होती है एन्यूप्लॉइडी. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी यदि आपने रीड की हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर होता है. एंड व्हाट आर द कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी. सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर changes by 1 और 2, जिसमें नंबर घटते बढ़ते हैं रादर देन सेट. उस टाइप के न्यूमेरिक क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एन्यूप्लॉइडी बोल देते हैं. तो बिफोर गोइंग ओवर की एन्यूप्लॉइडी क्या कॉज करती है, इट लीड टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सबसे पहले आ जाते हैं कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी. क्या कॉज है एन्यूप्लॉइडी का, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. डिफाइन एन्यूप्लॉइडी एंड व्हाट आर द कॉज बिहाइंड एन्यूप्लॉइडी, तो आपको पता होना चाहिए. तो इट अराइज ड्यू टू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, it arise due to non disjunction. This is the important point beta. What do you mean by disjunction, अलग अलग होना. non disjunction जब क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते. क्रोमोसोम सेपरेट किस फेज में होते हैं बेटा, एनाफेज में होते हैं. तो यहाँ पे आप देख लें क्या लिखने वाली हूं मैं. it arise due to non disjunction of the two chromosomes of homologous pair, or you can call homologous pair. It arises due to non-disjunction of the 2 chromosomes of homologous pair, so that one gamete comes to have, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, comes to have an extra chromosome. जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हुए, आप देखते हैं कि म्योसिस जब चलती है तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच टू वन गैमेट एंड हाफ रीच टू अनदर गैमेट. एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से n+1 हैप्लॉइड होते हैं गैमेट n, तो यदि सेपरेट नहीं हुए तो उसमें एक एक्स्ट्रा चला गया. while the other become
deficient in become deficient in one chromosome, one chromosome. नॉन डिसजंक्शन की वजह से या तो किसी गैमेट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पहुंच जाएगा और एक में क्या हो जाएगा, लैकिंग हो जाएगा. सपोज मैं कहूं कि 44 प्लस XX है, अभी समझाऊंगी बेटा, पहले आप लिख ले व्हाट आर द कॉज. यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द कॉज बिहाइंड एन्यूप्लॉइडी, तो आप लिखने वाले हैं कि टेराइज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन. कैसे होगी, अभी हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नॉन डिसजंक्शन से गैमेट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पहुंच रहे हैं और एक में एक क्रोमोसोम की लैकिंग होगी. तो किस तरह के डिसऑर्डर लीड करेंगे, तो वी डिस्कस थ्रू फ्लो चार्ट. फॉर एग्जांपल यू कैन राइट डाउन कैसे हो रही है ये नॉन डिसजंक्शन और कैसी प्रॉब्लम ये लीड करने वाली है. फॉर एग्जांपल आप लिख ले 44 प्लस XX किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, फीमेल को. दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ फीमेल. इसको आपने क्रॉस किया 44 प्लस XY मेल की कैरियोटाइप है. कैरियोटाइप का मतलब क्रोमोसोमल कंपोजिशन. टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन स्पीसीज में, आपको पता ही है. अब हम यहाँ पे करा रहे हैं किसकी नॉन डिसजंक्शन. नॉर्मली यदि ओवा बनेगा तो एक ओवा में X पहुंचेगा, दूसरे में भी X पहुंचेगा. लेकिन सपोज इस दोनों X क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन हो बेटा, सेपरेट ही ना हो पाए, तो दोनों X एक ओवा में पहुंच जाएगा और दूसरे ओवा में एक X क्या होगा, लैकिंग होगा. तो यू कैन राइट डाउन हियर नॉन डिसजंक्शन ऑफ X क्रोमोसोम. हमने किसकी नॉन डिसजंक्शन करा दी, X क्रोमोसोम की. जनरली जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है और यदि वो कंसीव करती हैं आफ्टर द एज ऑफ 35 और 40, तो देयर इज मोर चांस ऑफ अराइवल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन देयर प्रोजेनी. तो सबसे आइडियल प्रेगनेंसी एज मानी गई है बेटा अप टू 28 और 29 इयर्स. तो बियॉन्ड 30 या 35 प्लस जैसे जैसे एज बढ़ेगी उतने ही चांस बढ़ते जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आने के, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गए, टर्नर सिंड्रोम हो गए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गए, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. तो अब तुम कह रहे हो कि इस एक्स की नॉन डिसजंक्शन हुई है, सेपरेट नहीं हुए. तो सेपरेट नहीं हुए तो क्या होने वाला है, 22 प्लस XX दोनों XX एक ही ओवा में पहुंच गए. पहुंचने कितने थे क्रोमोसोम, 23, 22 ऑटोसोम पहुंचने था, एक सेक्स क्रोमोसोम पहुंचना था, लेकिन कितने सेक्स क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं, 2. सेम थिंग दूसरा जो ओवा आया बेटा उसमें एक भी एक्स नहीं पहुंचा, तो उसको आप लिख सकते हो 22 प्लस नॉट का मतलब देयर इज नो एक्स क्रोमोसोम और देयर इज नो सेक्स क्रोमोसोम. क्लियर. उसी तरह से अब यहाँ पे देख लो, हमने यहाँ पे म्योसिस चला दी टेस्टिस के अंदर और स्पर्म की फॉर्मेशन हुई. तो कैसे स्पर्म बने, 22 प्लस एक्स गाइनोस्पर्म बने, 22 प्लस वाई एंड्रोस्पर्म बने. जो मेल बनाने की टेंडेंसी रखते हैं मेल सेक्स को एंड्रोस्पर्म, जो फीमेल सेक्स को बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, डिटरमिन करते हैं फेमाइन जेंडर को, उसको हम गाइनोस्पर्म कहते हैं. थोड़ी फ्यूजन करा देते हैं बेटा. तो आप देखें कि यदि हम फ्यूजन कराते हैं इसकी फ्यूजन करा दें हम, ज्यादा चांस है 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY. क्लियर. उसी तरह से इस ओवा की फ्यूजन करा दो आप इस स्पर्म के साथ, गाइनोस्पर्म के साथ, तो 44 प्लस X0. तो क्या ये आपको नॉर्मल दिखाई दे रहे, डेफिनेटली आंसर आएगा नो. ये Y आते ही इसका जेंडर क्या होगा बेटा, मेल होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा X होने से इसमें एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा और इस तरह के मेल कैसा बिहेवियर शो करेंगे, होंगे तो मेल, डेफिनेटली मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, लेकिन फेमाइन ट्रेट शो करेंगे, गायनिकोमेशिया जैसे एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, नॉब नी, पुअर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिकल्स, स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी और 100% इनफर्टाइल मेल होंगे. एग्जैक्टली यहाँ पे ये X आने से
ये कैसा जेंडर होगा बेटा इसका, फीमेल, फेमाइन। लेकिन 1X इसमें लैकिंग है, तो ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ FSH, ओवेरियन और यूटेराइन साइकिल नहीं चलेगी। देयर इज कंप्लीट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, देयर इज नो ओवा फॉर्मेशन, तो ये भी फीमेल कैसी होगी, 100% इनफर्टाइल। डिटेल में ये दोनों डिसऑर्डर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डिस्कस करेंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। बस आप समझ ले कि मैं यहाँ पे क्या समझाने वाली हूँ, कि यदि किसी भी क्रोमोसोम की होमोलॉग पेयर की नॉन डिसजंक्शन होती है तो इट लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यू कैन राइट डाउन हियर क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 44 प्लस XXY, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो हेयर 1 सेक्स क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा, हेयर 1 सेक्स क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा। नॉर्मली सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2, लेकिन यहाँ पे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। 1 सेक्स क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, इट लीड टू क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो आप थर्ड जेंडर बोलते हो, जो आप देखते हो सोसाइटी में थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर जिनको बोलते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा क्या होते हैं बेटा, एक्स्ट्रा एक्स होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ, यदि मैं आपको कहूँ कि जो ट्रांसजेंडर है वो कैसे होते हैं, वो मेल होते हैं, लेकिन उनमें ट्रेट कैसे होते हैं, फेमाइन ट्रेट होते हैं। मोस्ट ऑफ ट्रांसजेंडर, मोस्ट ऑफ कहा है मैंने, सभी नहीं कहा। तो 44 प्लस XXY, इसमें एक X क्या है बेटा, एक्स्ट्रा है। तो आप क्या देख रहे हो, इनके साथ बड़ा ही हेटेड बिहेवियर होता है, लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आया है, इट इज ऑफ ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ X क्रोमोसोम। मदर में ड्यूरिंग ओवा फॉर्मेशन, oogenesis, X क्रोमोसोम प्रॉपर्ली डिसजंक्ट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई है। एग्जैक्टली सेम देखें आप, नेक्स्ट है 44 प्लस X नॉट। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, होने कितने चाहिए थे सेक्स क्रोमोसोम, 2, लेकिन है कितने यहाँ पे बेटा, सिंगल है। तो हियर जस्ट 1 सेक्स क्रोमोसोम इज लेसर, 1 सेक्स क्रोमोसोम इज लेसर, इसके लिए हम एक टर्म भी यूज करते हैं। यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। नॉर्मली कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 2। एक एक्स्ट्रा होगा तो कैन यू कॉल ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, जिसमें 3 सेक्स क्रोमोसोम आ जाए उसको आपने क्या टर्म यूज कर दिया, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इसमें सेक्स क्रोमोसोम कितने आ रहे हैं बेटा, 1, तो कैन यू कॉल मोनोसोमी। और यदि एक भी ना आता तो नलीसोमी। तो ये कुछ टर्म है जो हम यूज कर देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ईच मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल 2 सेक्स क्रोमोसोम, इधर XX और XY। लेकिन यदि एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आया तो हमने क्या टर्म यूज किया, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। और यदि एक ही सेक्स क्रोमोसोम आया है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, देन वी यूज टर्म मोनोसोमी, इज लेसर एंड इट लीड टू टर्नर सिंड्रोम, इट लीड टू टर्नर सिंड्रोम। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, सॉरी, कैसे आप पहचानेंगे, क्या आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, और या फिर सफरिंग फ्रॉम, आप कह सकते हो कैसे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। तो दिस इज द लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन ऑफ एन्यूप्लॉइडी। नाउ टू मूव फॉर द समराइजेशन ऑफ एन्यूप्लॉइडी। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी इतना ही कवर करती है, लेकिन मैं कुछ टर्म बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट थोड़ी सी समरी लिख लेते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जो आपको हेल्प करेगी लर्न करने में डिसऑर्डर्स को और समझने में डिसऑर्डर को। तो नेक्स्ट राइट डाउन कि एक समरी चार्ट बना लेते हैं, समरी चार्ट, समरी, or you can call flow chart of aneuploidy, chart of aneuploidy, कि कौन कौन से पॉसिबल डिसऑर्डर हो सकते हैं एन्यूप्लॉइडी से। तो आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द कॉज बिहाइंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आप डेफिनेटली क्या लिखने वाले हैं, एन्यूप्लॉइडी। एंड व्हाट आर द कॉज बिहाइंड एन्यूप्लॉइडी, यू गो थ्रू
नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस पेयर आपके ऑटोसोम भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कौन से होमोलोग पेयर बताए हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और जनरली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन में स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है बेटा और टिल डेथ तक चलती रहती है। लेकिन जो oogenesis है वो आपने पढ़ा था कि इट इनिशिएटेड ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, 5th मंथ में स्टार्ट हो जाती है। और जनरली जैसे जैसे फीमेल की एज प्रोग्रेस होती है, बढ़ती जाती है, देयर इज मोर चांस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। तो आइडियल एज ऑफ प्रेगनेंसी इज 22 टू 27 ईयर। आइडियल एज मतलब मेडिकल जो एज मानते हैं कि सबसे गुड क्वालिटी ओवा जो है 22 टू 27 ईयर्स है। और यदि फीमेल इसके बियॉन्ड कंसीव करना चाहती है तो वो जनरली अपने ओवा को क्या करा देती है, इस एज में फ्रोजन स्टोरेज करा देती है और फिर उसी ओवा को यूज करती है, क्योंकि जैसे जैसे एज प्रोग्रेस हो रही है देयर इज मोर अराइवल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन देयर प्रोजेनी। हैंस टू अवॉइड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो अपने एग को क्या करती हैं, फ्रोजन स्टोरेज। ये थोड़ा सा डेविएट कर गया टॉपिक, हम फिर से आ जाते हैं अपने जेनेटिक पे कि एन्यूप्लॉइडी में आपने क्या देखा, या तो क्रोमोसोम घट रहे हैं या क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं। और ये किसकी वजह से अपियर हुई है, इट अराइज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। तो यू कैन राइट डाउन द कॉज इज नॉन डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन किसकी हो सकती है, इट मे बी सेक्स क्रोमोसोम और इट मे बी ऑटोसोम। फटाफट लिखिए बेटा। तो इट मे लीड टू हाइपोप्लॉइडी। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको आना चाहिए। क्या टर्म आप यूज करते हैं आपको थोड़ा सा समझ में होना चाहिए। मोनोसोमी एंड नलीसोमी। क्या मतलब होता है मोनोसोमी और नलीसोमी का। मोनो मीन्स 1 लैकिंग, नलीसोमी 2 लैकिंग। तो यू कैन राइट डाउन मोनोसोमी को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको 2n-1। एक होमोलोग पेयर जो है, एक होमोलोग पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी एक क्रोमोसोम मिसिंग है, और जहां पे कंप्लीट होमोलोग पेयर ही मिसिंग हो जाए उसके लिए टर्म यूज करते हैं नलीसोमी। तो इसका एग्जांपल आपने अभी अभी पढ़ा, फटाफट बोले कौन सा एग्जांपल पढ़ा मोनोसोमी का आपने, 44 प्लस एक्स नॉट, जिसको आपने कह दिया टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। नलीसोमी पूरा का पूरा होमोलोग पेयर ही मिसिंग है बेटा, तो डू नॉट सर्वाइव। डू नॉट सर्वाइव, इसकी सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों क्रोमोसोम ही मिसिंग है। नेक्स्ट राइट डाउन हाइपरप्लॉइडी। नॉन डिसजंक्शन हुई है तो एक गैमेट में डेफिनेटली क्रोमोसोम ज्यादा पहुंचने वाले हैं। हाइपरप्लॉइडी को अगेन हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। टेट्रासोमी क्लियर। ट्राइसोमी यू कैन राइट डाउन। आपने मोनोसोमी में देखा -1 हुआ था, नलीसोमी में देखा -2 हुआ था, ट्राइसोमी में +1 एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है, एंड टेट्रासोमी में +2 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहे हैं। तो ट्राइसोमी को आप कैसे लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा आया है बेटा तो 2n+1, 2 एक्स्ट्रा आए हैं तो यू कैन राइट डाउन 2n+2। क्लियर, इस तरह से हम लिख देते हैं। तो आप लिखे, इसके एग्जाम्पल लिख ले फटाफट। ट्राइसोमी का भी अभी आपने एक एग्जाम्पल लिखा 44 प्लस XXY, एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आ गया और उसके लिए आप सिंड्रोम यूज करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसको आप थर्ड जेंडर भी कहते हैं और ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द कॉज बिहाइंड थर्ड ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर इज द एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी किसकी वजह से राइज होती है, नॉन डिसजंक्शन। क्लियर, दिस इज द वन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लॉइडी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्लासिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में सबसे पहले स्टडी किया गया था। वैसे बहुत सारे और भी सिंड्रोम हैं लेकिन हम सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू ही जाएंगे। तो डाउन सिंड्रोम which involve trisomy of 21st। What do you mean by trisomy of 21st? जैसे मैं कहूँ कि जो 21st क्रोमोसोम है बेटा अपना, वो एक कहाँ से आया है, मदर से आया और दूसरा कहाँ से आया है, फादर से आया है। यही वाला कॉन्सेप्ट है ना, 21st एक कहाँ से आया है, मदर से, और एक 21st कहाँ से आया है, फादर से। लेकिन सपोज मदर से 2 आ जाए क्योंकि नॉन डिसजंक्शन हुई है, तो कितने 21st क्रोमोसोम आ गए पेशेंट में, 3 आ गए। तो इस डिजीज को या इस सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम।
तो इट इक्वली अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल। 45 प्लस XX, मैंने क्यों लिखा यहाँ पे 45? क्योंकि 21st क्रोमोसोम हमारे अंदर एक मदर से आता है, एक फादर से, लेकिन सपोज मदर से 2 आ गया, फादर से 1 आ गया, तो ऑटोसोम के नंबर क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं बेटा, 45 हो चुके हैं। सेम 45 प्लस XY, तो जो ऑटोसोम में यदि कोई डिसऑर्डर आता है, ऑटोसोम के नंबर घटते बढ़ते हैं, तो इट इक्वली अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल प्रोजेनी। और यदि सेक्स क्रोमोसोम में नॉन डिजंक्शन होती है तो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को लीड करेंगे। क्लियर है? सेम थिंग ये जो है आपको 2n प्लस 2, इट इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन। आप कह सकते हैं ह्यूमन में जनरली नहीं देखा गया है। फाउंड इन प्लांट्स, फाउंड इन प्लांट्स जनरली, क्योंकि अगेन सर्वाइवल इज पॉसिबल ह्यूमन के केस में। प्लांट्स लाइक एप्पल, पेयर टू इम्प्रूव ट्रेड्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहे हैं तो डिजायर्ड जीन के भी नंबर बढ़ रहे हैं। तो लेकिन ह्यूमन के केस में यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इट लीड टू डेफिनेटली डिसऑर्डर। बहुत सारे हो सकते हैं, 22 प्लस आप देख सकते हैं, लेकिन टेट्रासोमी जनरली बहुत रेयरेस्ट केस ही देखी गई है। सबसे ज्यादा कॉमन वन देखी गई है मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। क्लियर? क्योंकि नलीसोमी की तो सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द समरी और फ्लो चार्ट ऑफ एन्यूप्लॉइडी। नाउ कम ओवर क्रोमोसोमल एब्रेशन। हालांकि क्रोमोसोमल एब्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि क्या होती है क्रोमोसोमल एब्रेशन। फटाफट राइट करें बेटा, क्रोमोसोमल एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंज। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एब्रेशन, ABERRATION, chromosomal aberration. It is again a type of chromosomal mutation, but you can write out not in space. लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। तो मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज सेड टू बी मॉर्फोलॉजिकल chromosomal mutation is said to be chromosomal aberration. Morphological chromosomal mutation is said to morphological, मतलब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है रेदर देन नंबर में। यदि नंबर में चेंज आ रहा था तो आपने उसको न्यूमेरिक क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोला। यदि उसके स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है तो आपने उसको क्रोमोसोमल एबरेशन बोला। तो होपफुली आपको मीनिंग तो क्लियर हो ही गया होगा। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट आर द कॉज बिहाइंड क्रोमोसोमल एबरेशन, या कितने टाइप की क्रोमोसोमल एबरेशन हो सकती है और क्या कर सकती है इस तरह की एब्रेशन। तो आप खुद ही बता दें बेटा, यदि क्रोमोसोम है एक, उसकी कोई आर्म टूट जाती है, डिलीट हो जाती है, सब्स्टिट्यूट हो जाती है, तो डेफिनेटली जीन भी चले गए। और यदि जीन चले गए तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेट उस इंडिविजुअल में शो नहीं होंगे। तो सबसे पहला लिखते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन में डेफिशिएंसी। तो कितने टाइप की होती है क्रोमोसोमल एब्रेशन? व्हाट डू मीन बाय डेफिशिएंसी? कमी, कमी आना, कुछ ना कुछ होने वाला है। लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, you can write down loss of terminal segment of chromosome, segment of chromosome। देखिए बेटा मैं क्या समझाने वाली हूँ। सपोज मैंने ये क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया, समझ लें आप। इसके ऊपर मैं जीन बिठा देती हूँ, बता दूँ जीन, मैं इसके ऊपर जीन बिठा देती हूँ ABCDEFGH। कितने जीन बैठे हैं इसके ऊपर? 8। नेमिंग क्लियर हो गई आपको? आप कह रहे हो कि लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जब ये क्रोमोसोम भाग रहे थे एनाफेज में तो एक दूसरे से टकरा के सपोज इसकी कोई पार्ट टूट जाए, ये पार्ट टूट गया, टूट गया। तो ये टूटा तो अब क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है।
गैमेट में जो क्रोमोसोम पहुंचा उसमें सिर्फ इतने ही जीन पहुंचे बेटा, जीएच हट गए। तो जब जीन ही नहीं पहुंचे प्रोजेनी में, तो जीन होते क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन बनने बंद हो गए उस प्रोजेनी के अंदर, तो इट लीड टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये किसको लीड करता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को लीड करता है। समझ गए आप? तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम की आर्म डिलीट डेफिशिएंट हो गई। डेफिशिएंट का मतलब टर्मिनल पार्ट से टूट के अलग हो गई। तो इस तरह के मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिलीशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिलीशन। डेफिशिएंसी और डिलीशन में माइनर सा डिफरेंस है, इसीलिए यहीं पे करा देते हैं। डिलीशन, डिलीट होना। ऊपर मैंने डेफिशिएंसी लिखा है, इधर मैंने डिलीशन लिखा है, माइनर सा डिफरेंस है। लॉस ऑफ इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी का मतलब इन बिटवीन, इंटर कैलोरी सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम। ध्यान से सुने मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ लॉस ऑफ इंटर कैलोरी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। कैसे बताओगे तुम? मैंने देखो मैं क्या समझाने वाली हूँ, यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लिया हो तो मैं इसी के थ्रू समझा दूं। चलो मैं नया ही बना देती हूँ। ये बनाया मैंने क्रोमोसोम, ठीक, इसके ऊपर एग्जैक्टली सेम जीन लोकेट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्लियर? आप कह रहे हो कि यहाँ पे टर्मिनल सेगमेंट टूटा था तो डेफिशिएंसी बोला था। यहाँ पे आप कह रहे हो कि इंटर कैलोरी सेगमेंट से क्रोमोसोम जा रहे हैं, तो हमने यहाँ से इसको तोड़ दिया बेटा, ठीक। तो कैसा कॉम्बिनेशन बन गया? बीच में से सेगमेंट टूटा है, बीच में से सेगमेंट टूटा है, पार्ट टूट गया है, पूरा क्रोमोसोम टूटा नहीं है, पार्ट इसमें से अलग हो गया। तो इसमें जीन देखें क्या क्या आ गए, ए बी सी डी ई एच। अब कोई तुम कहोगे कि ये पूरा टूट गया तो मैंने जुड़ा कैसे? कुछ पार्ट क्रोमोसोम का rather than complete piece, क्लियर? तो आप क्या देख रहे हैं कि यदि क्रोमोसोम टर्मिनल पार्ट से टूटता है, सेगमेंट लॉस होता है, तो उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं बेटा। इंटर कैलोरी, बीच में से आम में से कोई पार्ट, कोई टुकड़ा, कोई पीस टूट के डिटैच हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? डिलीशन। तो लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंसी एंड डिलीशन। इस तरह के क्वेश्चन आपके नेट में पहले बहुत आते थे, बिफोर 2015। अब काफी सालों से इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। तो हमने दो कर लिए, डेफिशिएंसी कर लिया, डिलीशन कर लिया। नाउ कम ओवर द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी कर लेते हैं बेटा, डुप्लीकेशन। व्हाट मीन बाय डुप्लीकेशन? तुम कह रहे हो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेशन, जिसमें नंबर्स क्या हो रहे हैं? सम सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या डुप्लीकेटेड, डबल हो रहे हैं। सम सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट डुप्लीकेटेड। ये हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर या तो जीन लैकिंग हो गए तो वो पर्टिकुलर एंजाइम बनना बंद हो गया। किसी पर्सन में देखा गया है कि बहुत लार्ज अमाउंट पे एंजाइम और प्रोटीन्स बन रहे हैं, इसका मतलब जीन्स के नंबर क्या है? ज्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम का कोई ना कोई पार्ट डुप्लीकेट, डबल हो चुका है, डबल रेप्लिकेशन हो चुकी है, डबल पार्ट्स की फॉर्मेशन हुई है। क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से। तो डेफिनेटली जब इंटरफेज चल रहा होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में चलती है ना बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है एस फेज में रेप्लिकेशन चलती है। तो मे बी एस फेज में उसने डीएनए ज्यादा अमाउंट में बना लिया हो। दिस इज द प्रोबेबल और हाइपोथेटिकल रीजन बिहाइंड डुप्लीकेशन। तो क्या होगा? तो डुप्लीकेशन से क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? नो। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाँ एंजाइम्स बन सकते हैं, यदि लीथल एंजाइम्स की फॉर्मेशन ज्यादा हुई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अगेन यहाँ पे जीन दिखा देती हूँ मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यही नेमिंग लेके चलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। किसकी डुप्लीकेशन दिखा दी मैंने? इसकी। तो यू कैन राइट डाउन डुप्लीकेशन ऑफ
EFG सेगमेंट। डुप्लीकेशन का मतलब डबल हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम पे डबल हो रहे हैं। एंड द प्रोबेबल रीजन इज मोर रेप्लिकेशन ड्यूरिंग। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, इस सेगमेंट पे ABCD था, आपने EFG की क्या करा दी, डुप्लीकेशन। तो यू कैन राइट डाउन EFG H। तो दिस इज द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड पर्टिकुलर सेगमेंट डुप्लीकेट हो चुका है। तो माइनर सा डिफरेंस है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कम ओवर इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब आर्म चेंज कर रही है अपनी पोजीशन, तो जीन की पोजीशन भी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट कम ओवर इन्वर्जन, फटाफट राइट करें, डू फास्ट। इन्वर्जन, थ्री कैटेगरी पढ़ ली आपने, डेफिशिएंसी, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन। हाउ कैन यू डिफाइन इन्वर्जन? हियर द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट इन्वर्टेड, अंडरगो फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था आपने, याद आ रहा होगा जब मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया था 11th में। मैंने कहा था कि वहां पे फ्लिपिंग होती है, लिपिड्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो फ्लिप टर्म हमने वहां यूज किया था, को रिलेट कर लिया करो। तो क्रोमोसोम segment of chromosome or the sequence of genes inverted। जीन की सीक्वेंस इन्वर्ट हो रही है पर जीन तो प्रेजेंट है ना, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं कि यदि जीन अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो समटाइम इट इंटरफेयर और स्टिमुलेट अदर जीन जो स्विच ऑफ कंडीशन में होंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं ना तो जीन के नंबर घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, सिर्फ जीन की पोजीशन चेंज होने वाली है। कैसे होने वाली है, हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे चेंज हो रही है पोजीशन और क्यों आपने इसको इन्वर्जन कहा। अब आपके मैं बता दूं बेटा, कॉज वॉज नहीं आता है, निट में भी क्वेश्चन आता था बिफोर 2015, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया है। उसमें आपके सामने डायग्राम गिवन होते थे और आपको आइडेंटिफाई करना होता था कि किस टाइप की क्रोमोसोमल एब्रेशन है, डिलीशन है, डेफिशिएंसी है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है, इस तरह के क्वेश्चन आते थे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बेटा ABCDEFGH, क्लियर है आपको? वही जीन की नंबरिंग चल रही है, मैं फ्लिप करने वाली हूँ किसकी पोजीशन को, किन जीन की पोजीशन को, जी को एफ की जगह पे ले आऊं और एफ को जी की जगह पे ले आऊं। तो इस तरह का आपको डायग्राम बना हुआ आता था क्वेश्चन में और आपको आइडेंटिफाई करना होता था। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने ABCDEGFH, ऐसा डायग्राम गिवन है आपको। तो आप पहचानो कि एक ऐसा क्रोमोसोमल एब्रेशन है। तो आपने देख लिया कि सारे के सारे जीन ठीक है, एग्जैक्टली नंबर ऑफ जीन भी सेम है, लेकिन दो जीन ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया बेटा, जी एफ की जगह पे आ गया, एफ जी की जगह पे, फ्लिप हो गए, अपनी पोजीशन चेंज की है। तो इस टाइप के क्रोमोसोमल एब्रेशन को आप क्या कह देते हो, इन्वर्जन। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांसलोकेशन। लास्ट वन, क्रोमोसोमल एब्रेशन का लास्ट वाला। तो नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसलोकेशन। फटाफट राइट करें, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन देखें, क्रोमोसोम पीस, ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोम पीस और यू कैन कॉल सेगमेंट, पीस कह सकते हो, सेगमेंट कह सकते हो, पार्ट कह सकते हो। पीस और सेगमेंट एक्सचेंज्ड बिटवीन, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, मेरा मेन मोटिव है आपको समझाना। एक्सचेंज्ड बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम के आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, और जो इनका होमोलॉग पेयर है उसके आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉग्स,
ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और यू कैन कॉल सिंपली होमोलॉग्स। मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे तो जीन फ्लिप कर रहे थे, जीन की सीक्वेंस फ्लिप कर रही थी, यहाँ पे क्रोमोसोम की पीस दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज कर जाएगी। मतलब ये विद इन क्रोमोसोम नहीं चलती, इन बिटवीन टू क्रोमोसोम चलती है ऑफ द होमोलोगस पेयर। मतलब क्रोमोसोम 1 ही फ्लिप करेंगी, क्रोमोसोम 1 और 12 फ्लिप नहीं कर लेंगी आपस में। ये चीज ध्यान रहे आपको, मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशली होमोलोग्स, ना कि नॉन होमोलोग्स। बच्चे कई बार कहते हैं मैडम फिफ्थ का मे बी 12th पे चला गया, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्रोमोसोम 5 की हम क्रोमोसोम 5 पे ही फ्लिप करेगी। एक क्रोमोसोम 5 मदर से आया, दूसरा क्रोमोसोम 5 फादर से आया, तो उस तरह को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्योंकि राइट डाउन कि ट्रांसलोकेशन को हम कैसे डायग्रामेटिकली आप आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो, आया नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ आया नहीं है 2015 के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए इसको नॉट इन सिलेबस कह देते हैं हम। और टाइम से ऐसा कोई क्वेश्चन कवर नहीं कर रहा है आपका नेट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ट्रांसलोकेशन को आप डायग्रामेटिकली कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। देखें, ये बना दिया मैंने होमोलॉग, इसमें हम होमोलॉग पेयर बनाएंगे बेटा। बना दे पेयर, बना देते हैं पेयर, ठीक है। इसके ऊपर जीन लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्लियर। इसके ऊपर लिख दो, लिख देते हैं किसी और कलर से लिख देते हैं। अब जिन यदि यही नंबरिंग करोगे तो कंफ्यूजन होगी, मैं इस पे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, या कलर अलग था तो सेम लिख सकते। ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्लियर है यहाँ तक आपको बेटा। अब देख लेते हैं हम कि ट्रांसलोकेशन कितने टाइप की हो सकती है। दो तरह की हो सकती है, एक तो सिंपल ट्रांसलोकेशन, एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। देखिए मैं क्या कहने वाली हूँ, मैं कुछ कहने वाली हूँ, मैं कहने वाली हूँ कि ये एक फ्रेगमेंट है, ये भी एक फ्रेगमेंट है, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, करा दे चेंज, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं। देखें आप, मैं क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ सिंपल ट्रांसलोकेशन, और यू कैन कॉल इन सिंपल ट्रांसलोकेशन। क्या होने वाला, तुमने कहा कि EFG जो फ्रेगमेंट था ना बेटा, सेगमेंट जो था, पीस था, नॉट अ फ्रेगमेंट, इट इज अ पीस और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम डिस्क। ये कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया, ये नीचे आया तो क्या बचा ऊपर, देखो आप क्या बचा ऊपर, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, देखो क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा ए बी सी डी। EFG को तुमने नीचे शिफ्ट कर दिया, तो इसको थोड़ा छोटा ही बना देती हूँ। तो ऊपर क्या बच गया, H बच गया। तुमने इस फ्रेगमेंट को कहाँ शिफ्ट कर दिया है, कहाँ ट्रांसलोकेट करा दिया। यदि विद इन अ पीस होता फ्लिप फ्लॉप तो आप उसको क्या बोल देते, आपने अभी एक टर्म यूज किया था इन्वर्जन। लेकिन होमोलॉग पेयर के अंदर यदि फ्लिप हो रही है तो आपने टर्म क्या यूज कर दिया, ट्रांसलोकेशन। तो आप देखें मैं यहाँ पे क्या बना दिया, मैं यहाँ पे कुछ बना दिया, आप यहाँ पे फ्लिप करा रहे हैं इसकी पोजीशन। यहाँ आप लिखें 1 2 3 4, और EFG फ्रेगमेंट को, EFG सेगमेंट को आप इस पे ले आए, EFG ले आए, और इसके जीन तो थे ही 5 6 7 8, इसको बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। एक ही पार्ट आया बेटा, एक ही पार्ट आया गया है, आया है, गया नहीं, आया है, एक ही पार्ट फ्लिप हुआ है। दोनों के बीच में फ्लिप हो जाता तो हम उसको बोल देते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। यदि मैं कहूँ कि ये वाला ऊपर चला जाए और ये वाला नीचे आ जाए तो इसको क्या बोल दोगे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और यदि इसका सेगमेंट नीचे आ गया, ये नहीं शिफ्ट हुआ, इसने अपनी पोजीशन फ्लिप नहीं की, तो उसको क्या कह दिया, सिंपल ट्रांसलोकेशन। तो नेक्स्ट कम ओवर इन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या हो रही है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में देख लेते हैं, क्यों छोड़े इसको भी। तो आप देखें कि क्या हो रहा है इसमें,
इसमें बेटा हो क्या रहा है, देखिए ये तो थी ABCD थे, और आप देख लें कि EFG फ्लिप करके कहाँ आ गया, दूसरे होमोलोग में, और 5 6 7 फ्लिप करके कहाँ चला गया, दूसरे होमोलोग क्रोमोसोम में। यू कैन राइट डाउन 5 6 7 H। मैं फिर से कह रही हूँ कि कॉज नहीं पूछे जाते, डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह के डायग्राम बने हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कैसा ट्रांसलोकेशन हुआ है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हुआ है या फिर सिंपल ट्रांसलोकेशन हुआ है। तो इस डायग्राम को देख के तुम फटाफट कह देने वाले हो कि मैडम रेसिप्रोकल हुआ है, दोनों फ्रेगमेंट आपस में फ्लिप हो गए हैं विद इन होमोलोग पेयर। तो इसको मैंने लिखा था 1 2 3 4 3 4, और यहाँ पे क्या आ गया था बेटा, EFG, और यहाँ पे था 8। क्लियर? तो दिस इज द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे सेगमेंट और फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम और पीस ऑफ क्रोमोसोम फ्लिप करते हैं अपनी पोजीशन को, चेंज करते हैं अपनी पोजीशन को विद इन होमोलोग क्रोमोसोम, दैट इज सेड टू बी ट्रांसलोकेशन। यदि फ्लिप दोनों के बीच में होती है तो रेसिप्रोकल, और एक सिंगल फ्रेगमेंट फ्लिप करके दूसरे पे आ जाता है तो उसको बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। होपफुली आपको क्रोमोसोमल एब्रेशन तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालें जीन म्यूटेशन। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर जीन म्यूटेशन पे, जो शायद आज कवर ना हो पाए, मेरी भी स्पीड बहुत कम हो गई है पढ़ाने की। क्लियर? लॉकडाउन में। तो नेक्स्ट राइट डाउन जीन म्यूटेशन क्या होता है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमने क्लियर कर लिया बेटा। नेक्स्ट कम ओवर जीन म्यूटेशन। हाउ कैन यू डिफाइन जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन क्या होता है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे सिर्फ एनयूप्लॉडी पे क्वेश्चन, बोर्ड की बात करूं, नेट की बात करूं तो ऑल टॉपिक आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जीन म्यूटेशन क्रोमोसोमल, बट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड पॉइंट की बात कर रही हूँ। नेट की बात करूं तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन सभी की इक्वल वेटेज है, लेकिन बोर्ड में ज्यादा चांस आते हैं आपके जीन म्यूटेशन, और जीन म्यूटेशन होने से किन डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है बेटा, इट लीड टू मेंडेलियन डिसऑर्डर, यू कैन कॉल जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है आपके सिलेबस में, लाइक सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, हीमोफीलिया, डिटेल में डिसऑर्डर बाद में देखेंगे बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम जीन म्यूटेशन क्या होती है और इसको हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं। तो जीन म्यूटेशन को कैसे डिफाइन करने वाले हैं देख लें आप। जीन म्यूटेशन आर डिफाइंड एज चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ जीन। यदि जीन के सीक्वेंस में चेंज हुआ बेटा तो उसके एक्सप्रेशन में भी चेंज होगा। लिखें आप, डिफाइंड एज, आप अपना भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डिफाइंड एज द चेंज इन एक्सप्रेशन, change in expression, change in expression of a gene which is caused by, थोड़ा फास्ट करें बेटा, टाइम 15 मिनट बचे हैं आपके लेक्चर, उसके बाद 11th का भी लेक्चर होता है, थोड़ा फास्ट लिखें। is caused by change in number, देखिए मैं क्या क्या लिख रही हूँ, चेंज इन नंबर, सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और यू कैन कॉल नाइट्रोजिनस बेस पेयर। क्योंकि जीन होते क्या है एक्चुअल में, सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं। तो यदि जीन के नंबर में, जीन की सीक्वेंस में या किसी भी नाइट्रोजिनस बेस पेयर में चेंज आ रहा है तो उसको आप क्या बोल देते हो, जीन म्यूटेशन। डिफाइंड एज एक्सप्रेशन ऑफ, चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ जीन, और किस वजह से चेंज आ रहा है, या तो जीन के नंबर चेंज हो गए, या जीन की सीक्वेंस चेंज हो गई, या सिंपली यू कैन कॉल नाइट्रोजिनस बेस पेयर चेंज हो गया, उसको आपने क्या कह दिया, जीन म्यूटेशन। इट इज ऑफ 2 टाइप। कितने टाइप की जीन म्यूटेशन होती है बेटा, 2 टाइप्स। नेक्स्ट राइट डाउन टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। टाइप्स, कितने टाइप्स की जीन म्यूटेशन होती है, 2 टाइप की। पॉइंट म्यूटेशन, and second one is frame
शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और यू कैन कॉल ग्रॉस म्यूटेशन, ग्रॉस म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो नेक्स्ट कम ओवर, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फटाफट करेंगे हम दोनों में डिफरेंस और फिर चलेंगे कि क्या कॉज हो सकती है इस म्यूटेशन के पीछे। लिखिए बेटा, पॉइंट म्यूटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। पॉइंट म्यूटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर ड्यू टू पॉइंट, एक पॉइंट पे चेंज आया है, ड्यू टू चेंज इन, अगर ड्यू टू चेंज इन सिंगल नाइट्रोजिनस बेस पेयर ऑफ डीएनए, जिसमें सिर्फ एक बेस पेयर चेंज हो डीएनए का, जैसे 4 बेस पेयर पढ़े थे आपने, एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। तो सपोज टी की जगह पे ए आ जाए, जी की जगह पे सी आ जाए, एक सिंगल बेस पेयर चेंज होने से जो म्यूटेशन आ गई जीन में, उसको क्या बोला आपने, पॉइंट म्यूटेशन। समझ गए आप। जैसे मैंने कहा कि एक जीन है बेटा, उसमें 3000 बेस पेयर है। कितने बेस पेयर है, 3000 नाइट्रोजनस बेस पेयर। सीक्वेंस है अपनी बेस पेयर की, उसके एक नाइट्रोजनस बेस पेयर में चेंज होने से भी उस तरह की म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, पॉइंट। और यदि पूरी सीक्वेंस में चेंज आ जाए तो उसको आप क्या बोल देते हो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, लिखें आप, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप, अगर ड्यू टू change in more than one nitrogenous base pair, यदि एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेस पेयर चेंज आता है सीक्वेंस में और एंटायर जीन, पूरे जीन में चेंज आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो आपको नेम से क्लियर आ रहा है विच वन इज मोर फेटल और लीथल। तो दिस वन इज मोर फेटल, लाइफ थ्रेटनिंग होता है जनरली, मोर फेटल एज कंपेयर टू पॉइंट म्यूटेशन। तो आपने क्या देखा कि यदि एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेस पेयर में चेंज आ रहा है या कंप्लीट जीन के सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, 3000 के 3000 बेस पेयर चेंज हो गए, तो उसको आप क्या बोलोगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो डेफिनेटली यदि जीन पूरा का पूरा डिफेक्टिव हो चुका है, सीक्वेंस ही चेंज हो चुकी है बेटा, तो उससे बनने वाले प्रोटीन्स भी क्या होंगे, या तो वो बिल्कुल बनेंगे ही नहीं या फिर कोई और ही प्रोटीन बन जाएंगे। तो इट इज मोर फेटल। क्लियर। नाउ कम ओवर मेथड्स ऑफ जीन म्यूटेशन। जैसे मेथड्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखा, उसी तरह से हेडिंग डालें मेथड्स ऑफ जीन म्यूटेशन। ऐसे कौन से कॉज हैं जो जीन म्यूटेशन को लीड करते हैं, यू कैन कॉल कॉज, कॉज बेटर रहेगा। यस, नेक्स्ट है कॉज ऑफ जीन म्यूटेशन। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कॉज से बेटर मेथड ही कह सकते हैं। मेथड कौन, किस किस मेथड के थ्रू जीन म्यूटेशन होते हैं। कॉज तो आपने पढ़ ही लिया, म्यूटाजेंस होते हैं। तो मेथड्स ऑफ जीन म्यूटेशन आ जाए तो आप क्या लिखने वाले हैं, कॉज आ जाए तो आप क्या लिखने वाले हैं। तो नेक्स्ट राइट डाउन मेथड ऑफ जीन म्यूटेशन में सबसे पहला डालें इन्वर्जन। इन्वर्जन, डू फास्ट बेटा, 10 मिनट्स बचे आपके लेक्चर में, फटाफट करें। इन्वर्जन, चेंज इन 2 or 3 nitrogenous base pair, 2 or 3 nitrogenous base pair via flip। फ्लिप का मतलब पोजीशन चेंज। देखेंगे कैसे, देखें कैसे चेंज हो रही है, देखना तो पड़ेगा ही, ऐसे समझ कैसे आएगा आप कहाँ किसको फ्लिप करा दिया। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझिए फटाफट।
मैंने सीक्वेंस बनाई GCC, कोई भी बना लो आप, TAT बना लो और कोई बना लो, TTG बना ले, बना दिया। बहुत सारी लंबी सीक्वेंस है, मैंने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस बना ली। यही 4 बेस पेयर होते हैं ना बेटा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, जिन बच्चों को नहीं पता। यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं पोजीशन को। किसकी पोजीशन को फ्लिप कर दें बेटा? यहाँ पे बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए सेगमेंट क्या हो रहे हैं? रिवर्स हो रहे हैं। मैं फ्लिप कर देती हूँ। किसको फ्लिप कर देती हूँ? इसको फ्लिप कर देती हूँ इसके साथ। तो देखें क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता क्या है फ्लिप होने से? फ्लिप होने से होता क्या है? दिस फ्लिप लीड टू बेस सीक्वेंस of a DNA segment is reversed or get reversed. is reversed देखिए क्या कहना चाह रही हूँ मैं कहना चाह रही हूँ GCC TAT TTG एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस है जीन की। इस तरह से 3000 5000 10,000 बेस पेयर। अब मैंने इसको फ्लिप करा दी पोजीशन, तो यहाँ आ गया बेटा GTTT TAT और CCG। तो आप देख रहे हैं कि जीन में मोर देन 1 बेस पेयर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए दिख गया आपको इन्वर्जन में। तो चेंज इन 2 और 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर वाया फ्लिप इज सेड टू बी इन्वर्जन। फ्लिप हो गया है बेटा। क्या हो गया? फ्लिप हो गया है। फटाफट करें। यस, नाउ कम ओवर सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में? मेथड ऑफ जीन म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, डू फास्ट। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई किसी को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट, वर्ड से क्लियर है। मतलब एक बेस पे हटा, उसकी जगह पे कोई और आ गया, तो डेफिनेटली किसको लीड करने वाला है बेटा? पॉइंट म्यूटेशन। नेम से क्लियर है, तो इसका हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल करेंगे सब्स्टिट्यूशन का। तो इट इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर। शॉर्ट में लिख रही हूँ, नाइट्रोजनस बेस पेयर, बार बार आएगा ये टर्म, विद अदर्स। एक बेस पेयर को दूसरे ने रिप्लेस कर दिया, एंड इट लीड टू पॉइंट म्यूटेशन। ये किसको लीड करता है? पॉइंट म्यूटेशन को लीड करता है। फॉर एग्जाम्पल sickle cell anemia. Write down. For example, in sickle cell anemia. Direct question आता है बेटा, how can you define point mutation? What are the cause behind point mutation? And write the classical example of point mutation. 3 mark का question है, तो example लिख ले. For example, SCA, sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया। जल्दी जल्दी करें क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए इसको समझाने के लिए। डू फास्ट, मैं इरेज करूंगी इसको। तो हमने फर्स्ट पढ़ा बेटा इन्वर्जन। देखा आपने इन्वर्जन में 2 से 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर चेंज हो रहे हैं और इसमें सेगमेंट डीएनए सेगमेंट क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है ड्यू टू फ्लिप। सेकेंड आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, जिसमें एक बेस पेयर को दूसरा बेस पेयर क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। एंड द बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया। क्या होने वाला है सिकल सेल एनीमिया में, उसको हम समझने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे म्यूटेशन को लीड करता है? आपको बिल्कुल फट से आंसर आना चाहिए। इट लीड टू पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि सिंगल बेस पेयर चेंज हो रहे हैं। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी की शेप जो है वो सिकल शेप हो जाती है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। तो क्या होने वाली है कंडीशन देखें आप। मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ नॉर्मल HB से नॉर्मल HB चेन। HB स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन चेन। ना तो पढ़ाई है आपने, भूल गए वो अलग बात है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन मैं लिखने वाली हूँ किसकी? बीटा चेन की बात कर रही हूँ।
HB की बात करूं बेटा तो इसके अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 कौन सी चेन होती है, बीटा। तो बीटा चेन के 6th पोजीशन पे डिफेक्ट आने वाला है। सीक्वेंस समझ रहे हो, बहुत बड़ी सीक्वेंस है। मैं ये कौन सी पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, 6th पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, CTC 3 प्राइम टू 5 प्राइम DNA है, तो दूसरा कौन सा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। C के साथ क्या कंबाइंड होता है बेटा, G। T के साथ क्या कंबाइंड होता है, A। C के साथ क्या कंबाइंड होता है, G। ऐसा सीक्वेंस आपने पढ़ा है बिल्कुल। ये क्या है आपका नॉर्मल HP चेन DNA है। तो DNA से क्या बनता है, DNA से क्या बनता है, फटाफट बोलो, DNA से क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू RNA बनता है। क्या बनता है, RNA बनता है। तो बना दें हम RNA, हम RNA बना देते हैं बेटा। आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में ऑलवेज कौन सी चेन पार्टिसिपेट करती है, ऊपर वाली। क्यों करती है डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, लेकिन 11th में मैं बच्चों को समझा चुकी हूँ कि यदि आपका DNA 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ओनली 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही पार्टिसिपेट करती है ट्रांसक्रिप्शन में। क्यों करती है, क्योंकि जो DNA बनाने वाले एंजाइम होते हैं, DNA पॉलीमरेज, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा RNA बना देना, बनाओ RNA फटाफट। C के साथ क्या कंबाइंड हुआ, G। T के साथ क्या कंबाइंड हुआ, A। C के साथ क्या कंबाइंड हुआ, G। तो आपका कैसा RNA बना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैसेंजर। ये क्या बन गया, mRNA। mRNA से क्या बनते हैं, प्रोटीन। क्या बनते हैं, प्रोटीन। अब ये एक जेनेटिक कोड है, तो ये किसको कोड करेगा, दिस कोड फॉर, ये किसको कोड करेगा बेटा, ये किसको कोड करेगा, दिस कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। इसको कोड करेगा ग्लूटामिक एसिड, इसको कोड करेगा ग्लूटामिक एसिड। अब मैं यहाँ पे T को सब्स्टिट्यूट कर दूं A से, here T substituted by A, T substituted by A। T को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा। देखिए मैं क्या समझा रही हूँ, ये किस पोजीशन पे चेंज आ रहा है, 6th पोजीशन पे। देखो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सीक्वेंस क्या बनी, सीक्वेंस बनी C। T की जगह पे क्या आ गया, A। C की जगह पे क्या है, C। T इज सब्स्टिट्यूटेड बाय A। देख ले, इसको मैं एक ही कलर से दिखा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी DNA की सीक्वेंस थी CTC, तुम कह रहे हो कि T को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने A से। T की जगह पे क्या आ गया, A आ गया। A आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, G। A के साथ क्या अटैच होता है, T, G। ये आपका DNA है, DNA से क्या बनता है बेटा, RNA। बनाओ RNA फटाफट, बना दे हम mRNA। C के साथ क्या कंबाइंड होता है बेटा, G। A के साथ क्या कंबाइंड होता है, T। लेकिन RNA में T की जगह पे क्या आ जाता है, U। RNA में, इन RNA T की जगह पे क्या होता है बेटा, U। क्या होता है, U। तो G U G आपका क्या बन चुका है, mRNA। यहाँ पे GAG था, यहाँ पे क्या बन गया, GUG। क्या बन गया बेटा, GUG। क्या बन गया, GUG। इससे डेफिनेटली ये किसको कोड करेगा, ग्लूटामिक एसिड को तो नहीं कोड करेगा। दिस कोड फॉर वेलिन, कोड फॉर वेलिन। तो आपके नॉर्मल हीमोग्लोबिन में मैंने बताया कितनी चेन होती है बेटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। बीटा चेन में 6th पोजीशन पे नॉर्मली कौन सा एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन किसकी फॉर्मेशन हो गई, वेलिन की। तो आप देख रहे हो 2 बीटा चेन है, 6th पोजीशन पे क्या आ गया, वेलिन वेलिन। तो दोनों वेलिन आपस में जुड़ जाएंगे, डाइमर बन जाएगा। समझ गए, एक चेन ये थी, एक चेन ये थी बीटा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड स्टेब्लिश हो गया वेलिन के बीच में। तो इसकी जो आरबीसी आपका बाय कंकेव शेप था वो कैसा हो चुका है, सिकल शेप। इसी को बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इन सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था आपको क्या समझाना, पॉइंट म्यूटेशन समझाना। तो हम मेथड ऑफ म्यूटेशन पढ़ रहे थे, जीन म्यूटेशन पढ़ रहे थे बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 बच्चे छोटे छोटे, फटाफट ओवर करते हैं बेटा, आपकी और भी क्लास होगी। इंसर्शन एंड डिलीशन, फटाफट देखें मैं क्या समझा रही हूँ। इंसर्शन एंड डिलीशन रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना यदि थोड़ा बहुत बचा है तो। नेक्स्ट मेथड आ जाता है बेटा, थर्ड मेथड इंसर्शन।
इंसर्शन। समझ लें आप, मेरा मेन मोटिव है समझाना। जिन बच्चों का रह जाए वो रिकॉर्डेड लेक्चर में अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि आज ये टॉपिक बिल्कुल थोड़ा सा बचा है बेटा। इंसर्शन मीन्स एडिशन of one or more nucleotides inside the gene. What do you mean by insertion? देखो आप क्या होने वाला है इंसर्शन में, देखो क्या होने वाला है। सीक्वेंस को समझ लो, जो भी हाइपोथेटिकल सीक्वेंस है बस आपको समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल सीक्वेंस बना ली बेटा, कोई भी सीक्वेंस बना ले आप, कैसी भी, ATT CGC TGA, क्लियर। इंसर्शन ऑफ जी, मैंने यहाँ पे जी इंसर्ट कर दिया। अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, अब मैं आपको इंसर्शन ऑफ जी समझा रही हूँ। तो सीक्वेंस क्या बनेगी, जी को इंसर्ट कर दो यहाँ पे, तो सीक्वेंस बनी GATCGCTGA। तीन बेस पेयर का एक कोडॉन होता है बेटा, देखे ना, पहला कोडॉन ATT था, दूसरा CGC था, तीसरा TGA था। आपने क्या इंसर्ट कर दिया, जी इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। तो सीक्वेंस देखो आप, GAT TCG CTG और ये चलेगा आगे। तो आप क्या देख रहे हो कि पूरी की पूरी फ्रेम ही चेंज हो गई। तो इंसर्शन कैसे म्यूटेशन को लीड करेगा, जल्दी से बता दो मुझे, कैसे को लीड करेगा, पॉइंट को या फ्रेम शिफ्ट को? डेफिनेटली आप बोल रहे हो पूरा फ्रेम चेंज हो रहा है, तो लीड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और क्रॉस म्यूटेशन। एंड द लास्ट मेथड ऑफ जीन म्यूटेशन, और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, डिलीशन। डिलीशन क्या होता है देखिए फटाफट। डिलीशन मीन्स one or more nucleotide slip out और रिमूव हो जाना of gene, changing the whole frame, पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है। कोई भी हाइपोथेटिकल सीक्वेंस बना लो, उसी को ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ATT CGC TGA, ये सीक्वेंस थी, ऊपर वाली ले ली मैंने। यहाँ पे मैंने करा दिया बेटा डिलीशन ऑफ A को डिलीट कर दिया मैंने। क्या बनेगी सीक्वेंस, बता दो मुझे। ए को क्या कर दिया मैंने, डिलीट। यहाँ पे इंसर्ट किया था मैंने जी, यहाँ डिलीट कर दिया। तो सीक्वेंस क्या बनी, पहले तीन बेस पेयर थे, अब सीक्वेंस देखो क्या बनी, TTC GCTGA, पूरी का पूरा फ्रेम फिर से चेंज हो चुका है। तो कैन यू कॉल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? तो आपसे पूछा जाए व्हाट आर द मेथड विच लीड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यू कैन गो थ्रू इंसर्शन एंड डिलीशन। तो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लें, इंसर्शन and deletion or even inversion lead to frame shift mutation। और सब्स्टिट्यूशन कैसे म्यूटेशन को लीड करती है, पॉइंट म्यूटेशन को। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ऐसे मेथड है जो पॉइंट म्यूटेशन को लीड करती है, तो यू गो थ्रू सब्स्टिट्यूशन। कौन से ऐसे मेथड है जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को लीड करती है, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ म्यूटेशन एंड फ्रॉम टुमारो वी स्टार्ट विथ लिंकेज। तो ये म्यूटेशन कंप्लीट हो चुका है बेटा, कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली ले सकते हैं। आज ऑलरेडी लेक्चर बहुत लेंदी हो गया अपना,